जय हिंद। देखिए आज की वीडियो में हम समझेंगे कि इस तरीके से जो हमारा अखंड भारत था वो कैसे टूट गया, कैसे हमारे इस इतने विशाल भारत का इतने सारे भाग हो गए टूट टूट के, और कि कब कब हुए, किसने किसने इसमें योगदान रहा है, किस किस का, वो भी हम थोड़ा समझेंगे। ठीक है, साथ में ये भी देखेंगे कि किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, वो 552 रियासत जो थे हमारे देश में, वो किस तरीके से उन्होंने सबको विलय किया, मिलाकर एक एक बहुत बड़ा हमारा भारत का निर्माण किया। हालांकि अभी भी हमको बहुत अफसोस होता है कि हमारा जो इतना बड़ा विशाल भारत था वो किस किस अनेक तरह से बहुत सारे लोगों के काम ऐसे किए लोगों ने कि इतना बड़ा विशाल भारत टूट गया। खैर, अब क्या किया जा सकता है, बट अब उसके बाद पहले हम ये देखेंगे कौन कौन सा भाग हमारे भारत का था पहले भूतकाल में और अभी क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे शुरू में बात करेंगे तो अफगानिस्तान, ये अंग्रेजों के समय की बात है, लगभग 1800 की बात हो रही है, 1893 की बात हो रही है। उस समय अंग्रेज का शासन ही था भारत पे। तो अंग्रेजों ने क्या सोचा कि ये जो अफगानिस्तान का एरिया है, हिंदुकुश पर्वत जो यहीं पे है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की इसी बॉर्डर पे है, तो उन्होंने कहा ये पहाड़ी इलाका है, अफगानिस्तान जो एरिया है वो पहाड़ी इलाका है, ज़्यादातर पहाड़ है वहाँ पे। तो उन्होंने ये सोचा कि जब ये पहाड़ है तो ये कुछ का काम का नहीं है हमारे ना, अंग्रेजों ने ये सोचा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इस पे मतलब इसको अलग काट दिया, इस पे एक लाइन खींच दिया। मतलब ये वाला जो हिस्सा है अफगानिस्तान जिसे हम आज कह रहे हैं अफगानिस्तान, वो पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, फिर भारत का हिस्सा उसे हटा दिया गया, मतलब उसे काट के अलग कर दिया जाए, उसे डिवाइड कर दिया गया, लाइन मार दिया गया। 1893 में डूरेंट लाइन उसे कहते हैं, जो अफगानिस्तान और भारत के बीच, पहले ये अफगानिस्तान क्योंकि पाकिस्तान तो था ही नहीं, पहले पूरा पाकिस्तान, ये पूरा जो देख रहे हैं तो पूरा भारत था, तो अफगानिस्तान और भारत कहेंगे तो उसकी जो सीमा को डिवाइड करती थी जो लाइन, उसे कहते थे डूरेंट लाइन। उस समय 1893 में ये अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया था। तो अफगानिस्तान अलग हो गया भारत से, सबसे पहला टुकड़ा तो यही हो गया। चलो ये तो निकल गया इतना। अब देखो पाकिस्तान की बात करेंगे तो ये देखो यहाँ पे देखो म्यांमार भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। 1935 में म्यांमार, जिसे हम पहले बर्मा के नाम से जानते थे, आज तो म्यांमार हो गया, बट पहले बर्मा बोलते थे, म्यांमार को भी भारत से अलग कर दिया गया। ये देखिए म्यांमार यहाँ पे है, जस्ट बांग्लादेश के अगर देखेंगे मैप में आप तो साइड में दिखेगा ये म्यांमार। पहले ये पूरा भारत था, यहाँ तक जाती थी सीमाएं। कहा जाता है कि भारत की सीमाएं मलेशिया इंडोनेशिया तक जाती थी, बट हम फिलहाल जो ज़्यादा तर्क मजबूत बताते हैं उसके हिसाब से तो म्यांमार था ही। तो म्यांमार 1935 में निकल गया भारत से, तो ये दूसरा टुकड़ा हो गया, यहाँ से ये भी गया। अब देखिए तीसरा टुकड़ा कहाँ पे गया, 1947 का पार्टीशन तो जानते होंगे, इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन। इसमें किस किस लोगों ने कैसे कैसी भूमिका निभाई वो तो सब आप जानते हैं, नहीं जानते तो हम उसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन इसमें था भागीदार। बट इतना याद रखिएगा कि एक रेड क्लिफ थे, रेड क्लिफ, जब भारत और पाकिस्तान और अंग्रेज ये सब तीनों लोग के लीडर्स बैठ के समझे एक दूसरे की बात, और उन्होंने डिसाइड किया कि भारत और पाकिस्तान को अलग करना ही होगा। तो बाद में अंग्रेजों ने एक सीरियल रेड क्लिफ नाम का एक था, क्लिफ ये अंग्रेज ही था, यही आया और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करना शुरू कर दिया। और इसने क्या था, ये तो कभी भारत में आया था ही था, मतलब इसको पता होता कि भारत में कितनी संस्कृति होती है, कितने भाषाएं हैं, कौन से लोग कहाँ के महत्व रखते हैं, कौन सी जगह किसको देनी चाहिए, इसको तो कुछ आइडिया था नहीं। ये तो आया, उसको मिला था ऑर्डर कि आपको बस डिवाइड करना है। तो इसने क्या किया, बस सिंपली जहाँ जहाँ भी, क्योंकि देखिए जो आपकी पुलिस स्टेशन होती है उसकी सीमाएं होती हैं, तो उस हिसाब से कोई भी चीज़ की सीमाएं बढ़ती हैं। जैसे आप फलाना आप जगह रहेंगे तो उसकी सीमाएं, पुलिस स्टेशन की सीमाएं यहाँ तक खत्म होती है, फिर दूसरे उस बॉर्डर के बाद दूसरे पुलिस स्टेशन का लग जाता है कानून, मतलब उनके अंडर में आ जाता है वो चीज़। तो ये इन्होंने सिंपली क्या किया, जितने भी पुलिस स्टेशन थे यहाँ पे सारे को एकदम मैच किया, पूरा मिलाकर कि हाँ यहाँ पुलिस स्टेशन सारे इसको मिला के सीधा एक लाइन खींच दिया, बस हो गया पार्टीशन। अब बताइए ऐसा कोई करता है? इधर पाकिस्तान कर दिया, इधर ये जो आज का पाकिस्तान है, और इसको जो बांग्लादेश हम कह रहे हैं आज, ये पहले 1947 में पूर्वी पाकिस्तान था।
क्योंकि जो जिन्ना साहब थे उन लोगों ने मांग की थी ना कि हमें ये पाकिस्तान चाहिए, ये बलूच वाला और ये सब ऊपर का वेस्टर्न का प्रिंसली, और साथ में हमें एक दूसरे उन्होंने मांगा था कि हमें ये वाला चाहिए पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश आज बन गया है, यहाँ एरिया मांगा था। ठीक है, तो रेड क्लिफ ने वैसे ही किया, जितने भी पुलिस स्टेशन से मिला के सीधे सीधे लाइन खींच दिया। तो आज को इसे ही हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, जो सीरियल रेड क्लिफ लाइन जो है उसी को कहते हैं, जो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को क्या डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसी सीरियल रेड क्लिफ, और इन्होंने सिंपली बस जितने भी पुलिस स्टेशन है सारे मिला के मैच करके काट दिया, बात खत्म। इसमें अजब बवाल हुआ था ये जो इन्होंने किया था सीरियल रेड क्लिफ में। अब बताइए, आप ऐसे ही पहुंचेंगे किसी भी जमीन को काट देंगे तो क्या पता कहाँ किसकी जमीन कहाँ पे गई। हाँ, इसमें तो ऐसा हाल हो गया था कि किसी का घर तो है इंडिया में और द्वार चला गया पाकिस्तान में, ऐसा भी तो होता है ना। क्योंकि देखिए, जो पुलिस स्टेशन की बॉर्डर होती है वो कहीं भी जा सकती है, आप भी देखेंगे कहीं भी आज भी होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पुलिस स्टेशन जिसका पुलिस जो बॉर्डर पे होता है किसी भी जिले के या इस तरीके से पुलिस स्टेशन के, वहाँ पे अगर कुछ विवाद हो जाता है तो देखिए बहुत मुश्किलात होती है, क्योंकि यही पहले डिसाइड करने में कि ये किसका मैटर है, ये उस दूसरे वाले थाने का है कि उस उनके थाने का है, तो ये कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे भी बहुत वैसे बवाल हुआ था। ये सीधा इन्होंने जिस तरह से काटा था उस हिसाब से किसी का जमीन यहाँ पे है पाकिस्तान में, घर है उसका है इंडिया में है, किसी का मकान है इंडिया में, जमीन है पाकिस्तान में, तो ऐसे ही से हल हुआ था। ठीक है, तो कितने टुकड़े होंगे? फर्स्ट अफगानिस्तान गया, सेकंड आपका बर्मा गया यहाँ पे म्यांमार, थर्ड पाकिस्तान गया। ठीक है, अफगानिस्तान, बर्मा, पाकिस्तान, और उसके बाद फिर वही ईस्ट पाकिस्तान उसी में बन गया था। उसी समय यहाँ पे पाकिस्तान मांगा था और यहाँ पे बांग्लादेश, मतलब पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है वो पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। तो ये दो भाग हो गए, खत्म। देखिए, इतना पार्ट यहाँ से गया, इतना पार्ट यहाँ से गया, बचा हमारा भारत सिर्फ इतना सा। अखंड भारत कितना हुआ करता था और बचा कितना। ठीक है, क्या करेंगे? अभी ऐसे ऐसे लोग हैं, महान भाव हमारे दुनिया में आ जाते हैं। तो खैर मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, मैं इसको पूरा ही लिखूंगा। ठीक है, ऐसे, क्योंकि अखंड भारत मैंने लिखा है तो अखंड भारत ऐसे ही अच्छा लगता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे देखिए श्रीलंका जो था वो भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, उसको भी छोड़िए। अब देखिए यहाँ पे मैंने सारी चीज़ लिख दी। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, ये सब तो इस हिस्से अलग ही हो गए, अब तो हो गया ना, सब बंटवारा हो ही गया सबका। बचा हमारा जो वर्तमान का भी भारत है अभी प्रेजेंट टाइम में वो है। ठीक है, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन थे और लॉर्ड माउंटबेटन थे, ये तीन लोग मिल के भारत को एक करने में इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक बारी बारी देखते हैं कि सर इसमें किनके का क्या क्या रोल रहा है। सबसे ज़्यादा तो इसमें जो जानने, अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी को महत्व दिया जाएगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है, क्योंकि जितना उन्होंने योगदान दिया उतना तो शायद ही किसी ने दिया होगा भारत को एक करने में। 552 रियासत थे। देखिए अब हम समझते हैं, देखिए जब हम मतलब भारत आज़ाद हुआ 1947 में तो संविधान बनना भी शुरू हो गया, लेकिन भारत तो टुकड़ों में बटा था नहीं, ज्योग्राफिकली नहीं, मतलब वैसे नहीं बटा था, जमीन नहीं बटी थी। लेकिन अगर राज की बात करेंगे, अगर शासन की बात करेंगे तो शासन की तरह, शासन के नज़रिए से तो बटा ही था। यहाँ पे बहुत सारे देसी रियासत थे, मतलब यहाँ पे भारतीय राजाओं का राज था, ब्रिटिश राज तो था, ब्रिटिश प्रोविंस तो थे, लेकिन साथ में ही देसी भी था, मतलब यहाँ का, मतलब कि जो कहते हैं देसी रियासत होते हैं, राजा महाराजा जो थे वो भी थे। जैसे कि देखिए जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया ही गया, तो वहाँ पे ब्रिटिश असेंबली में अंग्रेजों ने साफ साफ कहा, मतलब कि उन्होंने ऐसा ही उनका दिमाग था, उनका तो ये माइंडसेट था, उनका ये सोच रहा था कि जितना हो सके भारत को तोड़ दो, उनका एक ही मतलब था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि भारत और पाकिस्तान का तो बंटवारा हो ही गया, बट जो भारत के भी जो है, जो देसी रियासत है वहाँ के, ठीक है, वो भी चाहे तो वो अपना देश बना सकते हैं, या चाहे भारत में रह सकते हैं, या चाहे पाकिस्तान में जा सकते हैं। सोचिए उसका मन, आप मतलब उनको छूट दे दिया ना, उनको आज़ाद कर दिया कि आप चाहें तो भारत में रहिए
अब पाकिस्तान में आ जाइए या अपना स्वयं का देश नया बना लीजिए। ऐसे ऐसे थे अंग्रेज, पहले सोचो। तो सरदार पटेल तो थे नहीं, सरदार पटेल तो लौह पुरुष कहलाते ही थे। उन्होंने पहले से सोच रखा था कि ये तो अंग्रेज करेंगे ही, और वही हुआ जाकर। खैर 552 रियासत थे, याद रखिएगा, 552, मतलब जो 552 अलग अलग देशी रियासत थे जिनका जो अपने में ही उनका राज चल रहा था, वो उनका अलग अपना स्वतंत्र देश था। देखिए यहाँ पे जो मैंने ऐसे ऐसे लाइंस बनाए हैं, ये सारे ब्रिटिश प्रोविंस थे, मतलब जहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज था। लेकिन यहीं पे भी छोटे छोटे ऐसे करके ही अलग 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 देशी रियासत थे सब। यहाँ के भारतीय राजा हुआ करते थे, जैसे राजस्थान का एरिया हो गया, बहुत सारा यहाँ पे अवध का एरिया जो दिखता है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे जूनागढ़ का एरिया, हैदराबाद का, बहुत सारे से तमाम थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर सारे को सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा। और एक सचिव हुआ करते थे, IAS ऑफिसर थे, VP मेनन करके थे। इन्होंने भी बहुत मेहनत किया इनके साथ, इन्होंने भी इसको भारत की एकीकरण करने में काफ़ी भूमिका निभाई। साथ में लॉर्ड माउंटबेटन। तो देखिए, अगर एग्जाम में अगर तीनों का नाम आ जाए, ऐसे पूछ लिया कि भारत के एकीकरण करने में किसका योगदान था, और ऐसे 3 नाम आ जाए, तो आप तीनों नाम में से अगर कोई भी एक नाम आ जाए तो आप लगा सकते हैं, वो उसको टिक कर सकते हैं। चाहे लॉर्ड माउंटबेटन आ जाए, ये थे, ये भी किए थे। अब VP मेनन थे, IAS ऑफिसर थे, सचिव थे उस समय, वो भी थे, और सरदार पटेल तो थे ही। ठीक है, तो आप ऑप्शन में लगा सकते हैं। देखिए ये तीनों ने क्या किया, मिल के पूरे भारत को जोड़ने के काम किया। 552 रियासत जोड़ दिए, लेकिन हुआ क्या, अंततः 3 जो थे, जो रियासत थे वहाँ के, एक था जम्मू कश्मीर का, एक था जूनागढ़ का, जो आज का गुजरात आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने लगाया है, ये है जूनागढ़, यहाँ पे है। और अब जम्मू कश्मीर तो सीधे दिखता है, और हैदराबाद जो है यहाँ पे है ना। ये जो 3 रियासत थे, ये मान नहीं रहे थे, मतलब ये विलय होने को तैयार नहीं थे, ये भारत में मिलने को तैयार नहीं थे, इनको अपना देश चाहिए था। जैसे हैदराबाद जो था, वो चाह रहे थे कि मैं अपना अलग देश बनाऊं। बताइए, यहाँ बीच में है आप, और अपना अलग देश बनाने की बात कर रहे हैं, कोई बात है? आप पहले ही ऐसा भारत टूट चुका है इतना, तो इतना सोचना चाहिए ना कि पहले से इतना भारत टूट चुका है, आप फिर से एक नया देश मांग रहे थे यहाँ पे हैदराबाद। तो सरदार पटेल ने यहाँ क्या किया, यहाँ पे ऑपरेशन पोलो कर दिया। यहाँ पे अराजकता बढ़ गई, वहाँ पे अराजकता बढ़ गई, पब्लिक मतलब आ गई रोड पे प्रोटेस्ट करने कि हमें अलग देश चाहिए। तो सरदार पटेल ने भी कहा रुको ज़रा, मैं भी हो जाता हूँ तुमको। सरदार पटेल ने किया ऑपरेशन पोलो किया। ऑपरेशन पोलो मतलब पुलिस भेज दिया मारने के लिए। अब पुलिस भेज दिया मतलब कि एक्चुअल में उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए है। तो थे वो आर्मी ऑफिसर्स थे, बट वो पुलिस की ही क्या कहते थे ड्रेस में थे। तो पुलिस के वेशभूषा में वो लोग आर्मी ऑफिसर थे, वो लोग गए बढ़िया से सुधार दिए कि और आओ देश मांगो, अलग देश चाहिए। तो यहाँ पे फिर उन्होंने किसी तरह ऑपरेशन पोलो के तहत उनको सुलटाया करिए, उन्होंने यहाँ का जो मांग था उसको खत्म किया और हैदराबाद को भारत से ही मिला दिया। तो ये पहला सही, मतलब पहला तो कामयाब हो गया। जो दूसरा बहुत मुश्किल दे रहा था, ये जूनागढ़ का था। जूनागढ़ का जो उसमें राजा था ना, वो ऐसा था, मुस्लिम था, ठीक है। बट वहाँ की जो जनता थी जूनागढ़ की, मतलब जो लोग थे वहाँ की पब्लिक, वो ज़्यादातर हिंदू थी, मतलब कि हिंदू थी, ठीक है। तो राजा था मुस्लिम और जनता थी हिंदू। तो सरदार पटेल ने कहा तो ठीक है, एक काम कर लो ना, हम जनमत संग्रह करा लेते हैं, जनमत करा लेते हैं ना, रेफरेंडम करा लेते हैं। तो वहाँ का रेफरेंडम हुआ और वहाँ की जनता ने ज़्यादातर कहा कि हम इंडिया में रहेंगे। बट वो पाकिस्तान जाना चाहते थे। बताइए अब पाकिस्तान कहाँ जाओगे भाई तुम, ये पाकिस्तान को दे रहे थे, मतलब ये जो थे पाकिस्तान में जुड़ना चाह रहे थे। तो जनता ने कहा नहीं भाई, मैं पाकिस्तान है, हम भारत नहीं जुड़ेंगे। तो फिर ये भी जूनागढ़ का मामला सड़ था। सरदार पटेल ने इसे जनमत संग्रह करा दिया, रेफरेंडम, और कहा कि आप भी अब इंडिया में मिल जाए, ठीक है। और इंडिया, इनकी भी हम मांग खत्म हो गई और ये भी फिर मिल गए। इतना यहाँ से खत्म हो गया, ठीक। लास्ट में ये जो बचता है जम्मू कश्मीर का, काफ़ी विवादित रहा है, आप तो जानते होंगे। यहाँ के जो उस समय राजा हुआ करते थे, जब सब विलीन हो रहे थे, भारत से जुड़ रहे थे, तब उसी समय की बात है, जम्मू कश्मीर की बात आ गई। हरि सिंह उस समय थे वहाँ के राजा। तो हरि सिंह ने क्या कहा
कि ना तो हम इंडिया में रहेंगे, ना हमें भारत में रहना है, ना हमें पाकिस्तान में रहना है, हमें अलग देश चाहिए, हम अलग रहेंगे। तो सरदार पटेल ने कहा कि अरे भाई रुको ज़रा, समझो इसको बात को। तो काफ़ी समझाने की मतलब कोशिश किया, बट वो थे कि मान नहीं रहे थे। उस समय उनके प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री का मतलब है कि जो सबसे बड़े उनके मंत्री थे वो थे क्या नाम था उनका, शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला हुआ करते थे हरि सिंह के प्रधानमंत्री। तो शेख अब्दुल्ला क्योंकि थे मुस्लिम थे, और वहाँ की जो जम्मू कश्मीर की ज़्यादातर जनता तक क्या थी, मुस्लिम थी, ठीक है, और राजा थे हरि सिंह। तो जो शेख अब्दुल्ला कहते थे प्रधानमंत्री होने के नाते, सबसे बड़े मंत्री होने के नाते, तो वो जो बात कहते थे, क्योंकि उनकी बात का बहुत प्रभाव रहता था, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर की जनता थी वो मुस्लिम थी, तो इसलिए उनकी बातों को ज़्यादा क्या मिलती थी, प्रायोरिटी मिलती थी, वैल्यूज़ मिलती थी, ठीक है, उनकी बातों को ज़्यादा ही महत्व मिलता था। इस वजह से क्या हुआ कि हरि सिंह जो थे राजा थे ही, बट राजा होने के बावजूद भी वो अपनी खुल के नहीं शासन कर पाते थे, ठीक है। तो क्योंकि उनको राजा बने होना मंजूर था, मतलब देश चाहे जैसे चला जाए, मैं राजा के पद पर रहूं, बस उतना मेरा काफ़ी है, केवल अपने स्वार्थ से मतलब है, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि इस जम्मू कश्मीर को अलग बनाने की मांग की। शेख अब्दुल्ला उनको पीछे से मतलब पुश कर रहे थे, शेख अब्दुल्ला, कि आप ऐसे कहो उनसे, ठीक है। और उन्होंने फिर यही कहा, मांग रखा कि हमें जम्मू कश्मीर अलग रखना, हमें भारत से नहीं जुड़ना है। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, मंत्री तो कहा ठीक है भाई, तुम अलग बनना चाहते हो, अलग बन जाओ। सरदार पटेल ने कहा ठीक है जाओ। जैसे ही वो अलग होने की बात करने लगे, यहाँ पे पाकिस्तान ने ऐसा काम किया, यहाँ पे एक नक्सली, जो से हम नक्सली कहते हैं, समझ लीजिए एक तरह से आतंकी घुसा दिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घुसा दिए, जो वहाँ पे कवाई करके होते हैं, कवाई नाम के एक होते हैं, तो वही होते थे, उनको घुसा दिए कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में घुसा दिए, ठीक है। अब बताइए हरि सिंह अब तो पागल हुए, क्योंकि देखिए भारत से वो अलग होना चाहते थे, और उसी समय पाकिस्तान ने कहा कि बस अब यही मौका है, मारो चौका। तो यहाँ पे कवाई जो हुआ करते थे उनको एक समझ लीजिए टेररिस्ट ही है, आतंकवादी, कश्मीर में कवाई घुस गए और आतंकवादी थे ही, ठीक है। और उन्होंने वहाँ की जो जनता थी उनको, जो हिंदू थे, ठीक है, ज़्यादातर हिंदू, सबको मारना शुरू किया। अब हरि सिंह एकदम डर गए कि अगर ऐसे होता रहा तो हमारा सहायता करने वाला कोई है नहीं, और अगर मैं भारत में नहीं मिलूंगा तो ये हो सकता है कि मुझे भी मार दें। हरि सिंह समझ गए थे कि हो सकता है कि अभी ये यहाँ तक पहुँचे ही हैं और हमें भी मार दें, ठीक है। जितने भी बहुत सारे वहाँ पे देखिए कत्ल हुए थे, अब क्या मैं बताऊँ उसमें, छोड़िए उसके बाद देखिए, लेकिन भूले नहीं भुलाते ना, इतिहास ऐसा होता है कि क्या करेंगे, पढ़ना तो पड़ेगा ना, ठीक है। अब देखिए जब इनको होश में आया हरि सिंह को कि अगर मैं भारत से नहीं मिलूंगा, तो ये कश्मीर जो पूरा दिख रहा है ना, जो अपना शासन अलग बनाना चाह रहे थे, ये पूरा कश्मीर चला जाएगा पाकिस्तान में। इस समय हरि सिंह एकदम डर के दौड़ते दौड़ते आए नेहरू जी के पास हाथ जोड़ के कि हमारा मदद करिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें आपके विलय पत्र पे कर देना चाहिए था, विलीन हो जाना चाहिए था। तो नेहरू जी कहे कि सरदार पटेल को कहे मिलिए सरदार पटेल जी से, जाइए। सरदार पटेल ने कहा जाओ, अलग बना रहे थे देश, बनाओ देश और बना लो, अब तो तुम घुसा ही दिए हो कवाई को, अगर पहले विलीन कर लिए होते, अब मिल जाते, तो अब तक तो हम किसी को आने नहीं देते कश्मीर के अंदर एक कदम। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा ठीक है जरा शांति बनाओ, तुम पहले विलय पत्र पे साइन करो यहाँ पे कि तुम अब भारत से मिल रहे हो। तो फिर जाकर हरि सिंह ने उस पर विलय पत्र पे साइन किया और जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया गया, ठीक है। फिर लेकिन उसके बाद उसके बाद भी उनका यही नहीं था, खैर साइन करने पे उन्होंने कहा कि मेरी शर्त है, उन्होंने कुछ शर्तें भी रखी है अपनी। वो जो शर्त है वही जो 370 आप जानते हैं ना, 370 में यही मांग किया गया था कि जम्मू कश्मीर का अपना एक नागरिकता होगी, जो भारत की जो संविधान हो गए उस पर जम्मू कश्मीर का कानून नहीं लगे, जम्मू कश्मीर के कानून पे मतलब जम्मू कश्मीर पे भारत का संविधान नहीं लगेगा, ये सब उनकी बातें थी,
यहाँ पे मांग थी, मतलब शर्त के बतौर मतलब रखा गया था कि शर्त की तरह कि मैं तो साइन कर रहा हूँ लेकिन मेरी ये शर्त भी है, ठीक है। और ये कह किसकी वजह से रहे थे, प्रधान जो थे उमर जो शेख अब्दुल्ला थे उनकी वजह से, ठीक। तो जैसे ही इन्होंने साइन किया, हरि सिंह ने विलय पत्र पे इंस्ट्रूमेंटल ऑफ एसेशन जिसे कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल ऑफ एसेशन, जैसे ही इन्होंने विलय पत्र पे सिग्नेचर किया, कब किया था, 26 अक्टूबर 1947 में किया था विलय पत्र पे साइन। जैसे ही साइन हो गया, अब सरदार पटेल ने कहा कि अब रुको। उन्होंने तुरंत क्या किया, यहाँ पे सेना भेजी, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। और उस समय ना बलूच रेजिमेंट के एक बहुत बड़े ब्रिगेडियर रैंक के सेनापति थे, उनका नाम था ब्रिगेडियर उस्मानी हुआ करते थे, उस्मानी करके थे। और उन्होंने जो सरदार पटेल थे उनको सौंपे ये काम कि आप जाओ जम्मू कश्मीर में जो हमले हो रहे हैं आतंकवाद के, उसको रोकने की कोशिश करो। जब ब्रिगेडियर उस्मानी को सरदार पटेल ने यह करके भेजा कि आप जाइए जम्मू कश्मीर में और जो भी हमले हो रहे हैं उसको रोकने की पूरी कोशिश कीजिए, सेना के साथ जाइए और बिना उनको हराए आप लौटिएगा मत। और उन्होंने उनकी बात को रखा और फिर वो चले गए जम्मू कश्मीर में सेना लेकर और बहुत बहादुरी से लड़े। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि आप किसी चीज़ को धर्म और रिलीजन से मत जोड़ के देखिए। इतने बड़े वीर थे कि वहाँ पे एक नौशेरा करके वो जगह है, काफ़ी ऊंचाई पे है, वो हम नहीं जीत पा रहे थे उस समय, काफ़ी ज़्यादा उसमें टेररिस्ट वहाँ पे थे उस समय। तो वहाँ पे क्या हुआ, ब्रिगेडियर उस्मानी ने सुबह के टाइम पे हमला की, मतलब लड़ना शुरू किया। शाम तक फिर कॉल आता है, मतलब उनका फ़ोन आता है कि हमने नौशेरा पे जीत हासिल कर ली है सरदार पटेल को। और फिर उसी लड़ाई में ही ब्रिगेडियर उस्मानी शहीद हो गए। फिर क्या हुआ कि जब ब्रिगेडियर उस्मानी पहुंचे थे ना सेना लेकर, तो तब तक यहाँ तक कब्जा हो गया था, मतलब यहाँ तक उनकी सेना आ चुकी थी, वो सारे कवाई जो थे यहाँ तक आ चुके थे। और लेकिन एक बात कहा जाता है कि जिस दिन से ब्रिगेडियर उस्मानी ने जहाँ पे उनको रोका, जिस लाइन पे उन्होंने रोक दिया, उसके बाद से वो कभी भी वो जो आतंकी थे उसके बाद से वो अंदर नहीं आए, ठीक है। और इसी लाइन को आप जानते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल वह लाइन है जब ब्रिगेडियर उस्मानी की सेना जहाँ जिस लाइन पे उन्होंने उसको रोक दिया था। और ये जो कब्जा एरिया है, यही है पीओके आपका आज का जो पीओके है ना, ये वही एरिया है जो कि हरि सिंह की देन है, जिससे वो कब्जा हो गया, जिससे वो एक्वायर्ड कर दिया गया पाकिस्तान द्वारा। तो ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और ये लाइन ऑफ कंट्रोल वही है, ठीक है। और इस तरीके से फिर जाकर पूरा भारत का एकीकरण हो पाया इन सारे इतने बड़े महान लोगों की वजह से और इतने सारे संघर्षों की वजह से। और हाँ, जो आज़ादी के लिए इतने बड़े बड़े महान व्यक्ति थे, जैसे सरदार पटेल तो थे ही, बट सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, तो सारे लोगों ने बहुत मेहनत किया सभी ने। लेकिन आज भी हमारे कुछ ऐसे शहीद जवान हैं जिनको कहीं भी कद्र नहीं हो रही है, न कहीं पे उनको एक स्थान दिया जा रहा है। तो सबसे निवेदन रहेगा कि आप इनको भूले नहीं, सबका हमें इतिहास याद रखना चाहिए कि कौन कौन हमारे देश लिए क्या क्या किया है, ठीक है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से अखंड भारत कैसे टूटा आपको अच्छे से नॉलेज मिली होगी, कैसे भारत की एकीकरण किया जाए। सरदार पटेल, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन ने 370 में क्या किया प्रावधान, तो हम नेक्स्ट वीडियो में अभी समझेंगे। इस वीडियो का बहुत लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि नॉलेज अच्छा लगा वीडियो का तो जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आप देखते हैं यूनिक विद्यार्थी। जय हिंद।